आज अपन पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता की नीति, इसके अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किस वजह से इस नीति का विश्व भर में प्रसार हुआ, और अंत में पढ़ेंगे इस नीति से विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा। गुट निरपेक्षता की जो अर्थ या परिभाषा जो बताते हैं उसमें काफ़ी मतभेद रहे हैं, कोई एक सर्वमान्य परिभाषा पे लोग सहमत नहीं हुए। इसके बारे में गुट निरपेक्षता का जो शब्द है इसके ऊपर भी काफ़ी बहस हुई है। इसके समानार्थक अलग अलग शब्द भी विश्व भर में जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रकट किए हैं। जैसे अपन देख सकते हैं तटस्थता, या फिर सकारात्मक तटस्थता, या फिर अप्रतिबद्धता, असंपृक्तता, ये सब कुछ अपने सामने रहे हैं। तो डॉक्टर जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने जो इनके बारे में कुछ अलग अलग थोड़ा परिभाषा में अपने को बताया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया था कि 6 धारणाएं हैं जो गुट निरपेक्षता के करीब पाई जाती हैं। 6 अलग अलग शब्द युग्म अपन देख सकते हैं: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकपक्षवाद और असंलग्नता। तो अपन सबको थोड़ा थोड़ा समझ के चलते हैं। पहला जो है अलगाववाद, ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिसमें कि जो विश्व की राजनीति में कोई देश भाग ही ना ले रहा हो तो उस कंडीशन को कहते हैं अलगाववाद। दूसरा है अप्रतिबद्धता, यानी नॉन कमिटमेंट का मतलब है कि किसी भी एक गुट से कोई देश ज़्यादा कमिटेड ना रहे, दोनों गुटों से बराबरी नज़दीकी या दूरी बना के रखे। तीसरा तटस्थता, न्यूट्रलिटी, यानी किसी जो नॉर्मली देखने को मिलती है युद्ध की कंडीशन में, जब युद्ध हो रहा हो तो वो किसी भी एक पक्ष का सपोर्ट ना करें। और तीसरा तटस्थीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन, जो हमेशा के लिए एक पहले पूर्व घोषित कंडीशन होती है कि कभी भी वो अपनी इस कंडीशन को नहीं छोड़ेगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड ने घोषित की हुई, कभी भी किसी भी युद्ध जैसी कंडीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो है एक पक्षवाद, यूनिलेटरलिज्म, यानी किसी भी जैसे कि अपनी तरीके से घोषित कर दी जाती है कि मैं इस नीति को फॉलो कर रहा हूँ, अमुक कोई भी राष्ट्र, वो न कि दूसरे राष्ट्र की वैसी नीतियों या उससे उसका कोई प्रभाव पड़ता है। अंतिम है असंलग्नता, नॉन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो विचारधाराओं के जो संघर्ष हो रहे थे उसमें ये मान के चलना है कि ये संघर्षों से अपने देश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसके लिए हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। तो ये सब गुट निरपेक्षता के नज़दीक पाए जाते हैं। पर फिर डॉक्टर श्वार्ज़ेनबर्गर कहते हैं कि इन सब में गुट निरपेक्षता थोड़ी सी अलग है। वो किस तरीके से है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निभाना था, चाहे वे राष्ट्र किसी गुट से जुड़े हुए हों या फिर वो राष्ट्र गुट निरपेक्ष हों। यानी ये इस गुट निरपेक्षता का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सह अस्तित्व में विश्वास करना था, और जो शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना था, न कि कंप्लीट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग रहना। लगभग नेहरू जी का भी यही परिभाषा इसके करीब बैठती है, तो वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक, यानी कौन सी वजह रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि गुट निरपेक्षता की नीति को बहुत से देशों ने अपनाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है वो अपने को सबको पता है कि शीत युद्ध उस समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिल रहा था, और वो कंडीशन थी जिसमें विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था, साम्यवादी गुट और उदारवादी गुट। अगर अपनी विचारधाराओं की बात करें और देशों का नाम लें तो USA से जुड़े हुए पश्चिमी यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ गुट और एक USSR से जुड़ा हुआ गुट जो आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन थी। इसी कंडीशन में
बहुत से देश नए जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे वो किसी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय उन्होंने किया था। तो शीत युद्ध एक बहुत बड़ी वजह बनती है इनसे पृथक रह के गुटनिरपेक्ष बने रहने की नीति को फॉलो करने की। दूसरा है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था मतलब कि किसी भी नव सर्जित जो भी राष्ट्र होता है, जो भी अभी भी स्वतंत्र हुआ है, वो नहीं चाहता कि अभी तक जो जिस व्यवस्था में वो जी रहा था, यानी औपनिवेशिक जो भी व्यवस्थाएं थी जिसमें कि जिस दूसरे राष्ट्र का उसके देश पे अधिकार था, वैसी ही कंडीशन को आगे भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। उसकी जो राष्ट्र की नीतियाँ हैं वो भी उस यूएसए या यूएसएसआर द्वारा तय की जाए, ऐसा वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो नई नई स्वतंत्रता मिली है उसका उपभोग किया जाए, नहीं कि दोबारा से किसी दूसरे की व्यवस्था को फॉलो किया जाए। तीसरा, सैनिक गुटों से पृथक रहना। सैनिक गुट, ये अपने को पता था शीत युद्ध में दोनों गुट थे, वो मुख्यतः सैनिक गुट थे। बड़े बड़े वो गुट बना रहे थे, जैसे वारसा पैक्ट बनाया था यूएसएसआर ने, और सीटो सेंटो नाटो जैसी संगठन बनाए थे यूएसए से जुड़े हुए गुटों ने। तो ये सैनिक गुट बन रहे थे आपस में, तो इनसे भी अलग होना चाहते थे ये देश, क्योंकि सैनिक गुटों में बहुत सारा जो अपने संसाधन है उसमें सेना या युद्ध करने जैसी कंडीशन में अपने उसमें ही यूज हो जाते हैं, और नए राष्ट्र के लिए इतना खर्चा उठा पाना मुश्किल होता है। अगला बिंदु है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप, यानी पृथक यानी अलग, विशिष्ट यानी जो केवल उसमें ही हो ऐसा वैचारिक स्वरूप, यानी कि हर देश के अपने अपने वैचारिक स्वरूप हो सकता है, अपने राष्ट्र निर्माण की या फिर राष्ट्र के शासन को चलाने की अपनी अपनी सोच हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही विचारधाराएं में ही बंद कर अपनी शासन व्यवस्था को चलाई जाए, जो साम्यवादी है उदारवादी है। अपने अपने तरीके की विचारधाराएं हो सकती हैं, अपने अपने देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग लोग अपने विचार रख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये अपने खुद के विचारों को अपने देश की शासन व्यवस्था में शामिल करने के लिए ज़रूरी था कि वो इन दोनों गुटों से अलग रहें, तब जाके ही अपने अनुरूप शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता था। तो इस वजह से भी इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो किया। जैसे भारत ने साम्यवादी और उदारवादी दोनों ही तत्वों से प्रभावित होकर उनके बीच के मध्यम रास्ता निकाला था। तो ये भारत की खुद की अपनी विचारधारा थी, तो जिसे समाजवादी विचारधारा कहा जाता है ना, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा, जिसमें लोकतंत्र भी है और समाजवादी व्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ क्या रही, अचीवमेंट क्या रही नॉन अलाइनमेंट के, कि जो देशों ने फॉलो किया था उसके क्या कोई फ्रूटफुल रहा था, या फिर एज ए यूँ कई लोगों का आलोचना रहती है कि इसका कोई भी सार्थक फल अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपन शुरुआत करेंगे कैसे शुरू हुआ था, कैसे आज के समय क्या कर रहा है। तो बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था गुड नेम का, जो शॉर्ट में इसे बोला जाता है। उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद में जो 2016 तक आते आते ये 120 सदस्य इसमें जुड़ चुके थे, यानी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे देशों की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, यानी अपने आप में इस वजह से सफल कहा जा सकता है, इस एक वजह से। इसके अलावा इसके कार्य क्षेत्र और कार्यक्रमों का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। पहले जो शुरुआती इसके केवल दो गुटों से अलग रहने के ही इसका मुख्य उद्देश्य था आंदोलन का, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपस में सहयोग करने का और एक दूसरे से जो विकासशील राष्ट्र आपस में जुड़ने का भी प्रोग्राम इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो ये भी अपने तरीके से इनका सफलता कही जा सकती है। इसके अलावा हरारे में जिम्बाब्वे में जो इनका सम्मेलन हुआ था 1986 में, उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया था, और जिसको आगे चल के यूएनओ ने माना भी था। तो ये जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी, जिसमें मुख्यतः यूँ अपन दो शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को इस तरीके से नियमित किया गया, कुछ नियम बनाए गए कि हर देश के जो भी संसाधन होते हैं उस पर उनका प्रयोग करने का सर्वप्रथम जो अधिकार होता है उसी देश का माना जाए। दूसरे देशों, विश्व के दूसरे जो विकसित देश हैं उसके ऊपर उनका अधिकार उसके बाद में ही माना जा सकता है।
दूसरा ये था कि वो अपनी मर्जी से अपना व्यापार या फिर कीमत सब तय कर सकते हैं, न कि किसी दूसरे देश के दबाव में आके अपनी वस्तुओं की या उत्पादन की कीमत तय करना। इस जैसी जो व्यवस्थाएं थी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था में मानी जाती। इसके अलावा 1989 में बेलग्रेड में सम्मेलन और उसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी विचार रखे गए थे, जिनको भी आगे चल के जैसे ओजोन जो परत है या फिर वनों का काटा जाना है, जिससे कि किसी देश में वन ज़्यादा है वो देश काट लेता है तो उसका असर सारे देश विश्व के देशों पर पड़ता है। तो उन सब की समस्याओं को उठाने के इसमें विचार रखे गए थे, जो आगे चल के फॉलो किए गए। हाँ, तो बिंदु में अपन देखेंगे तो पहली बिंदु है गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता है। ये अपने आप में इनकी एक सफलता थी, यानी कि गुटनिरपेक्षता को दोनों ही गुटों ने, यूएसएसआर और यूएसए दोनों गुटों ने मान्यता दी थी कि हाँ ठीक है, आपका ग्रुप है, आप अपने तरीके से किसी भी गुट से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो इस बात को उन्होंने मान के चला था। ठीक है, उनको अपने आप में इससे कोई ऐसे कोई गलत उनको नहीं लगा, तो इससे अपन मान सकते हैं कि हाँ, कि इन्होंने जो नीति थी उसको दोनों गुटों ने ही उसको एक्सेप्ट किया था। इसका मतलब ये सफल नीति थी। इसके बाद में है दूसरा, विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना मतलब विश्व राजनीति में बहुत सारे ऐसे अवसर आए जिसमें दोनों गुटों की वजह से युद्ध या फिर संघर्ष शुरू हो सकते थे, तो उन संघर्षों को टालने में भी इनका योगदान रहा है। वजह क्या थी कि गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सह अस्तित्व का, जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसी नीति को ये फॉलो करने वाले देश थे जो इन दोनों गुटों के बीच में एक एज मध्यस्थ का काम करते थे और दोनों विश्व में सहयोग बढ़ाने के लिए इन प्रयासरत रहते थे। इस वजह से बहुत सारी संघर्ष के कई जो घटनाएं थी वो शांति और सुलह के साथ ही निपट गई थी। जैसे अपन देखें इंडो चाइना संघर्ष है, इसमें भी अपने भारत के पूरी देशों में इंडो चाइना जो एरिया कहलाता है, वहाँ पे जो संघर्ष था उसको इन देशों ने की वजह से शांतिपूर्ण रूप से निपट पाया। कोरिया युद्ध था 1950 का, उसमें भी भारत जैसे देशों ने और बाकी देशों ने भी मध्यस्थता की थी और इसकी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया का विभाजन हो गया था। फिर तीसरा चीन के निकटवर्ती द्वीप समूह विवाद है 1955 में, ये भी शांतिपूर्ण निपटा था। और सबसे इम्पोर्टेंट स्वेज युद्ध 1956 में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि फिर से विश्व युद्ध जैसी संभावना बन रही थी, लेकिन उसमें भी इन देशों की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हुआ था। तो इन सब ऐसे अवसरों में गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करने वाले देशों की संख्या की वजह से ये अपन देख पा रहे हैं कि विश्व राजनीति में संघर्षों को टालने में इनका एक जो उद्देश्य था उसमें ये थोड़े सफल हुए। फिर तीसरा, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। शीत युद्ध अपने को पता है उस समय चल रहा था दोनों गुटों के मध्य, उसको वो शस्त्र युद्ध में परिणत, यानी आमने सामने जो कोल्ड वार था वो हॉट वार में नहीं बदल पाया। किस वजह से? क्योंकि इन देशों के आपसी संपर्क और आपसी सद्भावना हेतु करने के लिए जो देश थे, इन दोनों ही देशों से टच में रहते थे, तो ऐसी सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाने का काम यही करते थे जिससे कोई भी गलतफहमी पैदा ना हो, क्योंकि एक भी गलतफहमी दोनों तरफ से परमाणु युद्ध करना शुरू कर पाने में बड़ी आसानी से शुरू कर सकती थी। चौथा बिंदु है शीत युद्ध को देतांत की स्थिति में लाना। देतांत यानी तनाव शैथिल्य। शीत युद्ध जो जिसमें ज़्यादा टेंशन हो रही थी दोनों ग्रुप को, उसको धीरे धीरे उस तनाव को कम करने में सफल हो पाए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देशों की वजह से ये स्थिति मानी जाती है कि तनाव शैथिल्य उत्पन्न हो पाया था। 5वें नंबर का है निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण यानी जो हथियार वगैरह जो सेना के द्वारा यूज किए जाते हैं, अस्त्र यानी जो मिसाइल वगैरह जो भी प्रोग्राम है उन पे कंट्रोल करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो भूमिका निभाई थी, मतलब कम्प्लीटली सक्सेस तो नहीं मिली इनको, पर फिर भी ये माना जाता है कि इनके जो ये जो प्रस्ताव रखते थे यूएनओ वगैरह जैसी संस्थाओं में, तो उनके वजह से 2-3 ऐसे संधियाँ अपने को देखने को मिलती हैं जो पीटीबीटी और सीटीबीटी जो
जैसी संधियाँ हैं वो सब NPT वगैरह, तो इन देशों के प्रस्तावों से ये शुरुआत हुई थी, जो जिसकी वजह से पूर्णतः लगाम तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी कुछ इनके संख्या पे और उन पे नियंत्रण रहा है। तो ये इनकी सफलता का एक कारण मान सकते हैं। फिर छठे नंबर पे है विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। उन्मुक्त वातावरण मतलब ओपन एनवायरनमेंट। ओपन एनवायरनमेंट मतलब ऐसा नहीं हो कि एकदम क्लोज, लोगों जैसे दिमाग को क्लोज रखना है, ओपन करना, वैसे ही दो विचारधाराओं में बंद के ना रहने का एनवायरनमेंट इन्हीं की वजह से पैदा हुआ था। कि जो साम्यवादी और उदारवादी दो ही विचारधाराओं को लोग देख रहे थे, उन्हीं में से एक को सही गलत ठहराते हुए दिख रहे थे। इन दोनों से हटके फिर अन्य जो विचारधाराएं या फिर अन्य विचार इन राष्ट्रों के द्वारा विश्व की राजनीति में पेश किए गए थे, तो उससे एक ओपन एनवायरनमेंट का निर्माण हुआ था और लोग ज़्यादा आसानी से खुली चर्चा, मुक्त और जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उस सब की चर्चा कर पाने में सफल हुए थे। और ऐसी चर्चाएं जब होती हैं तो समाज में सुधार होता ही। 7वें नंबर का बिंदु अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, यानी अपनी राष्ट्रीय प्रकृति है, जैसे कि जिस राष्ट्र में जितने संसाधन हैं, जैसे तकनीकें विकास है, जितनी शिक्षा है, जितना उनका ह्यूमन रिसोर्स है, उसके अनुरूप ही उनको डेवलपमेंट के जो मानक होते हैं करने होते हैं, न कि थोपे हुए जो मानक होते हैं, चाहे पूंजीवादी तरीका हो या फिर साम्यवादी तरीका, वो हो सकता है कि सारे देशों में सफल ना हो। तो इन देशों ने नॉन अलाइनमेंट की वजह से वो अपने अपने विचार को फॉलो कर पाने में सफल हुए। जैसे इंडिया ने किया था, लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का उन्होंने आविष्कार किया मान लो, या फिर उसको यूज किया। फिर 8वें नंबर का है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। स्वरूप को रूपांतरित करना मतलब जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इनकी संख्या बल इनके पास ज़्यादा था, शांति और सहयोग का जो उद्देश्य था इनका, वो सेम उद्देश्य यूएनओ का भी उद्देश्य है। और तो इनकी संख्या बल की वजह से महासभा में कई प्रस्ताव पारित होते हैं, और उस प्रस्ताव का जो पारित होता है उसका थोड़ा बहुत दबाव जो विश्व की महाशक्तियाँ उनके ऊपर हमेशा से रहता आया है। तो इस वजह से इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित किया, ज़्यादा लोकतांत्रिक रूप से फैसले होने इसके बाद में शुरुआत होती है। 9वें नंबर का बिंदु है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद यानी ये सारे गरीब देश थे, नॉर्मली नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट से जुड़े हुए थे, सब विकासशील माने जाते हैं, जो नहीं विकास के रास्ते पे चल रहे थे। तो इन्होंने जब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी वो फॉलो कर रहे थे, तो इन्होंने खुद से सोचा कि इसके लिए अब दूसरा तरीका अपन ये भी कर सकते हैं कि अपन सारे देश आपस में जुड़ जाएँ अच्छे से, इकोनॉमिकली या फिर सोशली, कल्चरली, जो भी टेक्निकली जो भी सहयोग हो सकता है वो सब सहयोग आपस में करें, ताकि अपन एक दूसरे के सहयोग से अपना विकास कर पाने में सफल हों। तो ये भी एक इनके अपने फ्रूटफुल एक रिजल्ट मान सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से ये हो पाया। फिर है अंतिम, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, यानी ये मांग करने में सफल हुए यूएनओ के अंदर कि हमें एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए, जो कि पुरानी वाली से अलग हो। पुरानी वाली जिसमें जो शक्तिशाली देश थे वो कमज़ोर या विकासशील देशों के संसाधनों पर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रखा था, उससे हटने के लिए, यानी अपने अपने रिसोर्सेज का यूज खुद कर पाएँ। तो इसके लिए इन्होंने जो महासभा उसके एक नए अधिवेशन को बुलाए जाने की मांग रखी, और 1974 में छठा विशेष अधिवेशन इसके लिए बुलाया गया, और 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई, और एक कार्यवाही योजना इसके अंदर थी, यानी कि क्या किया जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट था। ये ये जो अस्तित्व में आ पाई, इसकी वजह भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़े हुए देशों का प्रयास ही था। तो ये सब बिंदु नेम के सफल होने के सफलता के जो भी अपने को दिखाई देती हैं उसको स्पष्ट करते हैं।